आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम पूरी चीज को समझेंगे एलटीक्यू के सहारे, एलटीक्यू के थ्रू। तो शुरू करते हैं। पहला एलटीक्यू, एलटीक्यू 1। अब आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा होगा, ठीक। यूजुअली आपने बहुत बार रोड पर रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा कि कहीं पे स्पीड ब्रेकर होता है, कहीं पे पिटहोल होते हैं, कहीं पे गड्ढे होते हैं। बस वही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, लेकिन इसको एक प्रॉब्लम के तरीके से बता दूंगा तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरी टेस्ला कार है। कौन सी बच्चों? टेस्ला कार, क्योंकि छोटी मोटी कार तो रखते ही नहीं है। ये मेरी टेस्ला कार है, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। एक असम्पशन मैंने माना है कि पूरे पाथ पे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। ठीक बात है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं ए, बी, सी और डी। ठीक, चलिए। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है किस पॉइंट पे नॉर्मल मैक्सिमम लगेगा और किस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम लगेगा। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं, आसान है। अप्रोच देखेंगे बच्चों, अप्रोच कैसे करते हैं इसको। जब कार इधर से जा रही होगी ऐसे, ठीक है, तो हर पॉइंट पे नॉर्मल सेम होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहे हैं। एक बार ध्यान देखना कैसे करते हैं इधर के प्रॉब्लम। मान लीजिए कि मेरी गाड़ी यहां पर है, राइट, ऐसे। अगर मेरी गाड़ी यहां पर खड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे ऊपर लगेगा नॉर्मल, वेट लगेगा इसके नीचे mg, तो भाई n इक्वल्स टू mg हो गया। सिंपल सी बात, राइट। नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू m इनटू g। लेकिन अगर मैं पॉइंट D की बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा कि जब ये टेस्ला कार यहां से पास हो रही होगी तो बेसिकली ये एक सर्कुलर आर्क बना रहा होगा। ये जो छोटा सा कर्व है, कैन आई कंसिडर दिस स्मॉल कर्व टू बी अ पार्ट ऑफ सर्कल? अगर मैंने इसको सर्कल का पार्ट मान लिया, इसका मतलब सर्कुलर मोशन लग गया। यहाँ पे सर्कुलर मोशन लग गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर AC। सो द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। अब ध्यान से, कितना फोर्स लगेगा? वही दो फोर्स, नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या होगा? n माइनस mg बाय m। बोलो 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 बोलो। अब देखो, तो यहां पे नॉर्मल कितना हो जाएगा? ये जाएगा mv स्क्वायर बाय r, एक्सेलरेशन का लिख देंगे v स्क्वायर बाय r। ठीक, अब ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये जाएगा mg। तो मेरा नॉर्मल की वैल्यू अभी mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। क्लियर? बहुत बढ़िया, सुंदर। अब देखो, अगर मैं पॉइंट B की बात करूं, तो बेसिकली जो पॉइंट B है, ये जो पॉइंट B है, क्या ये भी सर्कुलर आर्क फॉर्मेट में मान लो इसको ऐसा? हाँ, पॉइंट B को मैंने क्या मान लिया? इट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन क्या लगा हुआ? टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। अब देखो, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास। अब देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है नीचे और n लग रहा है ऊपर। अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, नेट फोर्स डाउनवर्ड्स होना चाहिए। इसका मतलब mg माइनस n लेंगे, n माइनस mg, mg माइनस n। बहुत बढ़िया, तो जाएगा mg माइनस n बाय m। अब इसको ले लिया, उसको ले लिया, मिल जाएगा mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg माइनस n। तो n कितना जाएगा मेरा? mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। ठीक, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं उसको। कैसे डिफरेंशिएट करना देखो, ये नॉर्मल एंड पॉइंट A या B है ना, डिपेंड्स। ये है नॉर्मल एंड पॉइंट C और ये है नॉर्मल एंड पॉइंट D। आपको दिख रहा होगा, कॉमन सेंस है कि भैया ये नॉर्मल mg के बराबर आ रहा है, ये mg प्लस समथिंग आ रहा है और ये mg माइनस समथिंग आ रहा है। ठीक, इसका मतलब सबसे ज्यादा नॉर्मल लगेगा जब हम गड्ढे में कूदेंगे। तो
the normal at point D will be greater than the normal at point C will be greater than the normal at point। अब दिक्कत A और B की है, क्या है? अपने को निकालना है कि A पे नॉर्मल ज्यादा लगेगा या B पे नॉर्मल ज्यादा लगेगा, ठीक है? ये चीज तो कंफर्म है कि इन दोनों से नॉर्मल की वैल्यू कम आने वाली है क्योंकि mg माइनस mv स्क्वायर बाय r है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, you know that the normal is equals to mg minus mv square by r। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन r जो है वो डिफरेंट है। r का बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? अगर मैं इस प्लेन को एक सर्कल का पार्ट मान लूं, ध्यान सुनो, इस किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कर्व को, किसी भी लाइन को अगर मैं एक सर्कल का पार्ट मान लूं तो उस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है? इसका मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है इसका अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इंफिनिटी। क्यों? अगर मैं इनफाइनाइटली लार्ज स्फीयर लेके आऊं और उस स्फीयर में से छोटा सा पार्ट कट करूं तो ऑलमोस्ट एक प्लेन ही होगा, ऐसा? अब देखो फ्रेंड्स, तो यहां पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो ये सर्कल ऐसा बन रहा है। अगर ए पॉइंट पर ड्रॉ करता हूं तो आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट थोड़ी फ्लैट है इन कंपैरिजन टू बी वाला, तो इसका जो सर्कल बनना चाहिए कुछ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। अब देखो ध्यान से, तो आपको पता पड़ेगा कि ए वाले का रेडियस ज्यादा है, राइट? ए पॉइंट पे रेडियस ज्यादा है। अगर रेडियस ज्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी ना? अगर रेडियस ज्यादा है मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये सबट्रैक्टिंग समथिंग, ज्यादा सबट्रैक्ट करोगे तो ज्यादा छोटा आंसर आएगा, कम सबट्रैक्ट करोगे तो बड़ा आंसर आएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब जब मैं बड़ा रेडियस ले रहा हूं तो मैं ओवरऑल क्वांटिटी को क्या कर रहा हूं? घटा रहा हूं, ठीक है? ओवरऑल क्वांटिटी को घटा रहा हूं। अब दिस माइनस छोटी क्वांटिटी बल्कि ये बड़ा हो जाएगा। सो नॉर्मल एट पॉइंट बी ज्यादा बड़ा आएगा इन कंपैरिजन, नॉर्मल पॉइंट ए ज्यादा बड़ा आएगा इन कंपैरिजन टू बी। सबसे छोटा जो नॉर्मल फोर्स आने वाला है वो बी पॉइंट पे आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस छोटी है तो फिर ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो गई। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई इसका मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू mg माइनस बड़ी वैल्यू, mg माइनस बड़ी वैल्यू विल बी ओवरऑल विल बी छोटी वैल्यू, ऐसा? एक और रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, आपको फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा, रिलेट कर लोगे आप। ध्यान से देखना, जब आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलते हैं, अगर आपकी स्पीड ज्यादा हुई तो कई बार क्या होता है ना, कांटेक्ट छूट जाता है रोड से, आप एक सेकंड के लिए हवा में आ जाते हो, होता है ऐसा। लेकिन आप जब गड्ढे में जाते हो तो आपकी बैक पे काफी इफेक्ट आता है अगर सस्पेंशन अच्छा नहीं है गाड़ी के। तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो गड्ढे में ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू हवा में, क्योंकि हवा में जीरो होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जहां कांटेक्ट छूट गया नॉर्मल जीरो, आप हवा में आ गए, है सर? इसका मतलब ये चीज समझ में आ गई कि गड्ढे वाली पोजीशन में नॉर्मल की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, होगी तो mg से ज्यादा ही। और जब स्टीप पे जाएंगे मतलब जब अपन बम पे जाएंगे ऐसे, तो हमेशा mg से कम होगी, दैट इज फॉर श्योर। और अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा कांटेक्ट लूज हो जाए, ठीक? कांटेक्ट लूज होने का मतलब क्या? नॉर्मल जीरो होगा। नॉर्मल जीरो मतलब mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, सिंपल सी बात। आया समझ? अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बता दूंगा आपको, ताकि दोनों चीज क्लियर हो जाएगी। आपको सूडो फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम भी क्लियर हो जाएगा और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम भी क्लियर हो जाएगा, ठीक? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस भी पता पड़ जाएगा, फील भी आएगी। अब ध्यान से देखना, तो यहां पर मैं एक केस लेता हूं, मैंने मान लिया कि एक थ्रेड को मैं घुमा रहा हूं ओमेगा से ऐसे, ठीक? और उसमें मैंने मास को टाई कर दिया m। अब टेंशन निकाल, ठीक? देखो आपको पता है कि टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? मैं यहां पे ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक? आई एम अज्यूमिंग दैट द ग्रेविटी इज वेरी वेरी स्मॉल। मैं मान रहा हूं कि ग्रेविटी का नेगलेक्ट कर दिया मैंने इस केस में। अब ध्यान से, कितने फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ एक फोर्स, और पार्टिकल घूम रहा है तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम सर्कल घूम रहा है। Now you know that if any particle is moving a circular path, its acceleration
should be towards center of the circle. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं acceleration towards center of the circle equals to tension by mass, net force by mass. नेट फोर्स क्या होता है v स्क्वायर बाय r. अभी v स्क्वायर बाय r बेसिकली एक्सेलरेशन में क्या करेंगे v स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर v इक्वल्स टू ओमेगा r. तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो यहां से आपकी टेंशन की वैल्यू देगी बच्चों. टेंशन आ जाएगा मेरा m r ओमेगा स्क्वायर. ठीक. अब देखो अगर मैं इसको दूसरी तरीके से करता कैसे. मैं बोलता कि यार मेरा जो ऑब्जर्वर है वो यहीं बैठा हुआ है. कहां बैठा हुआ है बॉल के ऊपर. ये वाला ऑब्जर्वर बैठा है. अभी जैसे जैसे बॉल घूम रही है कि मेरा ऑब्जर्वर भी घूम रहा है. बॉल एक्सेलरेट कर रही है. हाँ मेरा ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है. अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है इसका मतलब जो फ्रेम है वो सूडो फोर्स वाली फ्रेम होगी मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी. तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. लेकिन आपको पता है जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखता हूं तो मुझे सूडो फोर्स लेना पड़ता है. राइट. एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगा तो मुझे सूडो फोर्स कहां आएगा बाहर की तरफ. लेकिन हमें एक चीज पता है कि सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती. हम उसे नया नाम दे देते हैं. हम उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक. तो यहां पर जो टेंशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg² बाय r. यहाँ पे ओमेगा गिवन है हमें तो हम लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टेंशन. सीधा आंसर डायरेक्ट सिंपल रिजल्ट. ठीक है. तो आप फ्रेम चेंज करोगे आंसर चेंज नहीं होता है. बस एक्सेलरेटेड फ्रेम में सूडो फोर्स लिखना मत भूलना. क्लियर. चलिए अब इसी को थोड़ा सा एनहांस करते हैं कॉन्सेप्ट को. मान लीजिए कि सेम चीज को अब मैंने दो बॉल कनेक्ट कर दी. ये मान लीजिए मास m1 है ये मास m2. ठीक है. ये लेंथ में मान लेता हूं r1 और ये लेंथ मान लेता हूं मैं r2. आपसे पूछा गया है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बता दो. क्या बता दो बच्चों टेंशन बता दो. देखो तो मैं मान लेता हूं कि टेंशन यहां पर T1 होगा और यहां पे T2 होगा. करेक्ट. यही होगा. अच्छा अब ध्यान से देखो इसको अप्रोच कैसे करते हैं. यूजुअली इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं एग्जामिनेशन में. वो बोलते हैं रेशियो बताओ T1:T2 का. ठीक है. तो आपको निकालना आना चाहिए. ध्यान से अब जब ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे घूमा अगर ये घूम रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है. ठीक. तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं उसको. या तो मैं इनर्शियल फ्रेम में से करूं मतलब एक्सेलरेशन मानूं या फिर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में से करूं. ठीक. कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं. कोई गलत वाली बात नहीं है. मैं इस प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर देता हूं. ठीक है. इसका मतलब मेरा जो बंदा है वो यहां बैठ जाएगा आगे. ऑब्जर्वर कहां बैठ गया बॉल के ऊपर. तो जैसे बॉल घूम रही है वैसे वैसे ऑब्जर्वर भी घूम रहा है. अब मैं कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा सूडो फोर्स. ऐसा नहीं. चल अब देखो मैं दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले. तो फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो आपको पता है टेंशन इसका इधर T1 T2 टेंशन ऑलवेज एक्ट लगेगा फ्रॉम द बॉडी और ये वाला टेंशन इधर लगेगा. इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है. इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहा है. ठीक. अब वो सूडो फोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ये जाएगा टेंशन अंदर इधर टेंशन वहां ये m1. ठीक. सिमिलरली ये T1 T2 दिस इज T2. ठीक. चलो मास कितना है m2. अब अगर आप सूडो फोर्स वाली फ्रेम लेते हैं अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं तो आपको सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा बाहर की तरफ mr1 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. mr1 ओमेगा स्क्वायर और इसके लिए कितनी डिस्टेंस रहेगी mr2 ओमेगा स्क्वायर. ऐसा. अब देखो सिंपल. अब तो इक्विलिब्रियम मतलब T2 equals to mr2 ओमेगा स्क्वायर and T1 is equals to T2 plus mr ओमेगा स्क्वायर. क्लियर. चलिए तो मैं यहां लिखता हूं T1 equals to T2 plus mr1 ओमेगा स्क्वायर and T2 is equals to mr2 ओमेगा स्क्वायर. तो अब यहां पर कर सकते हैं इसको. mr2 अलग अलग है तो इसको m2 कर दो इसको m1 कर दो. है ना. ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो. ये हो जाएगा m1r1 plus m2r2 into ओमेगा स्क्वायर.
दिस विल बी टेंशन। ठीक है, तो आपके दोनों रिजल्ट आ चुके हैं T1 और T2। अब आपको करना क्या है, आपको एक मास और ऐड करना है यहाँ पर M3, उसमें टेंशन देना है T3 और आपको उसकी वैल्यू भी निकालना है। आई होप आपके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी है। कोई सी भी फ्रेम से कर सकते हैं आप, चाहो तो इनर्शियल फ्रेम से कर लो, चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर लो। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं। यहां पर एक रॉड गिवन है जिसका मास m है, लेंथ l है। ठीक, मैं उसको एक एंड से उड़ा रहा हूं, शक्तिमान शक्तिमान। अब वो पूछ रहे मुझसे कि आप मुझे एट डिस्टेंस r टेंशन बताओ, कितना बताना चाहिए r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। ठीक, अब देखो, तो ये प्रॉब्लम कोई रॉकेट साइंस नहीं, इजी है, लेकिन आपको उसके पहले ये समझ में आना चाहिए। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यार जब मैंने टेंशन T2 निकाला, बेसिकली ये वाली पॉइंट लिखा, जब टेंशन T2 निकाला तो T2 निकालने के ऊपर सिर्फ एक्स्ट्रा जो मास आया, बाहर जो मास है ना, सिर्फ वो वाला है। जब T2 निकाला तो T2 के बाहर वाला मास आया mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जब मैंने T1 निकाला तो दोनों आए, m1 भी आया m2 भी आया। ठीक है, एक चीज और है साथ में इसके, डिस्टेंस m1 r1 m2 r2 ये आया इनके साथ में। ठीक, अब देखो इसका मतलब मैं मान लेता हूं किसी डिस्टेंस x पे एक dx का एलिमेंट ले लेता हूं, छोटा सा, लेंथ कितनी मानी मैंने, dx है ना, at a distance x from the axis of rotation I have considered a very small element dx। अब आपको उसका मास तो पता ही होगा बच्चों, अगर मैं इसका मास निकाल dm मास, तो we use unitary method, total mass by total length into small length, है ना। ये मैंने एलिमेंट्री एलिमेंट जो छोटे पार्टिकल्स की जो मास लेते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है रोटेशनल मोशन में, आप जाके देख सकते हैं वहां पर, है। अब देखो, तो यहाँ पर जब मैं dm लिखूंगा तो ये टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ, ये मैंने dm लिख दिया। ठीक, अच्छा, इसका मतलब अगर मैं टेंशन निकालूं तो बेसिकली वो करना क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना, उसको ऐड करते हैं, मास इनटू डिस्टेंस प्लस मास इनटू डिस्टेंस प्लस मास इनटू डिस्टेंस प्लस मास इनटू डिस्टेंस को ऐड करना, ऐड मतलब इंटीग्रेशन। क्या मैं लिख दूं, मास इनटू डिस्टेंस इनटू ओमेगा स्क्वायर चलेगा, इसमें तो कांस्टेंट तो कॉमन आ जाएगा वहां पर, तो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन dm इनटू x, ये x इनटू d। अब dm की वैल्यू कितनी, dm की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इनटू m बाय l इनटू dx इनटू x, ये dm की वैल्यू है, x इनटू x। ठीक, अब m बाय l कॉमन है, बाहर निकालो, m बाय l इनटू ओमेगा स्क्वायर x dx। अभी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, हमें जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट के बाहर जितने भी मासेस के सबको ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब अगर मुझे r पे निकालना है तो मुझे r से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी, टोटल लेंथ l गिवन है ना आपने, तो r से लेके l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। चलो आ जाओ बच्चों, तो ये जाएगा x m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय l इनटू x स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से l तक। ठीक, अब इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा अपर लिमिट माइनस 4 लिमिट, तो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इनटू l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। अब बेसिकली x नहीं डालना चाहिए, मुझे r डालना चाहिए, 0 से r से लेके l, तो ये जाएगा r l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस विल बी द टेंशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, अब आप r की वैल्यू चेंज करो, जैसे r की वैल्यू मैंने रख दी l, यहाँ पे लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि मास ही नहीं ना उसके बाहर, इसके बाहर कोई मास ही नहीं, तो जैसे ही मैं l डालूंगा 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं 0 डालूंगा यहाँ पर
इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा ml ओमेगा स्क्वायर बाय 2। आंसर। चलिए तो आइए बच्चों अब देखते हैं मौत का कुआं वाला प्रश्न, डेथ रेट। अब क्या है, यहां पर एक सिलेंडर टाइप का एलिमेंट दिख रहा है आपको और इसके अंदर एक मैन खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, हवा में, कोई ग्राउंड कुछ नहीं है, ऐसी शक्तिमान उनके पकड़ में खड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या ये खड़ा रह सकता है? इस तरह का प्रॉब्लम हम कर चुके हैं ब्लॉक मान के, जब मैंने किया था 2 लेक्चर पहले किया था, लेकिन उसमें ब्लॉक माना था मैंने, यहाँ मैंने इंसान को खड़ा कर दिया, ठीक है। अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो ये इंसान बचने वाला नहीं, ये सीधे आएगा नीचे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया रफ है, जिसका कोएफिशिएंट कितना है, म्याओ, मास है m, और इसको घुमा दिया मैंने ओमेगा से, ठीक। अब एक पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान बच जाए, कैसे, ध्यान से देखना। हमें पता है कि ये ग्रेविटी को बोलेगी आओ, क्या बोलेगी, आओ, फ्रिक्शन बोलेगा जाने नहीं देंगे तुम्हें, फ्रिक्शन रहेगा ऊपर, ठीक। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई mg से या उसके बराबर भी होगी तो काम चल जाएगा, ठीक। अब देखो फ्रिक्शन क्या था, म्यू टाइम्स नॉर्मल। अभी नॉर्मल कहां से आएगा? नॉर्मल आने के लिए बेसिकली हमें एक चीज पता है कि यार फोर्स तो नॉर्मल का इधर लगेगा, ठीक है। आप 2 अप्रोच ले सकते हैं, या तो अपन इनर्शियल अप्रोच ले लो या नॉन इनर्शियल अप्रोच ले लो, या तो अपन सेंटर की तरफ फोर्स मान लो, सर ये कौन सा फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स वही है डिवाइडेड बाय मास इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय r। या फिर दूसरी अप्रोच लगा लो, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेता हूं तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, मतलब mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट से एक्सेलरेटेड पर्सन के रिस्पेक्ट से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेना, सूडो फोर्स, तो ये जाएगा नॉर्मल इक्वल्स टू दिस mg, m9 को मार दिया, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन g बाय r ओमेगा स्क्वायर। अगर म्यू की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हुई तो इंसान टपक जाएगा, क्लियर। चलो एक अच्छा प्रॉब्लम और लेते हैं, बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम, मस्त मैथ्स लेवल का प्रॉब्लम। अब यहां पर क्या गिवन है, एक रिंग है ऐसे मान लो, ठीक, रिंग। अभी रिंग में मैंने इसको घुमा दिया ऐसे ओमेगा, तो आपको दिख रहा होगा कि यार जिसमें मैं घुमाऊंगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा हर पार्ट के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, है, क्योंकि रिंग बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। लेकिन बाहर की तरफ भागने के चक्कर में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हो जाएगी, वो है टेंशन, खिंचाव होगा, तो मैं निकालना है टेंशन। मस्त प्रॉब्लम, बढ़िया प्रॉब्लम, मजा आ जाएगा प्रॉब्लम। देख ध्यान से, अब मैं क्या करूं, एक छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लेता हूं कि यहां पे टेंशन लग रहा होगा ऐसा, ठीक। अब इसको थोड़ा बड़ा करके बनाना, इसको अगर मैं बड़ा करूंगा, जूम करूंगा, तो आप ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैंने 64x जूम कर दिया इसको, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि टेंशन यहां लगेगा ऐसे, ये लगेगा d, ये लगेगा d, ऐसे टेंशन खिंचाव अंदर की तरफ, है। अब क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो मैं बोलता हूँ ये एंगल d थीटा है, ये एंगल d थीटा है, तो ये 2d थीटा है, थोड़ा बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा, एकदम इत्तू सा लिया है ना। चलो ये जो लेंथ है यहां से आगे की लेंथ dx इक्वल्स टू r d थीटा, r इनटू एंगल कितना है, d थीटा 2d थीटा, ये इसकी लेंथ होगी, ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर मैं इस पार्टिकल को घूमता हुआ मानता हूं तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगना चाहिए, हाँ, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, हाँ। एक ही बात है, कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले ये थीटा है, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, मतलब ये एंगल हो जाएगा d थीटा, ठीक। तो दिस इज टेंशन, दिस इज t sin d थीटा, एंड दिस इज again I am resolving, this is t sin d theta, t cos d theta,
अभी आपको दिख रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब मैं पहले इनर्शियल अप्रोच से कर रहा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़े होकर कर रहा हूं, तो मुझे एक्सेलरेशन देगा टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर इक्वल्स टू 2t into sin d theta नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास। अब मास किसका? इसका। फिर वही यूनिट मेथड लगाएंगे, लेंथ, ये लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, टोटल मास बाय टोटल लेंथ। ध्यान से देखो ये जाएगा एक्सेलरेशन कितना होगा v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू 2t, क्या sin थीटा को d थीटा लिखते हैं, तो ये छोटा एंगल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, राइट। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलती है कि d थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा कैन बी रिटन एज tan d थीटा, अगर एंगल छोटा है तो, है दिस कॉल्ड एज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। अब देखो तो ये जाएगा 2t into d थीटा डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है? टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी? 2 पाई r इनटू स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ कैसे निकालते हैं? हमें अभी पता पड़ेगा dx के dx हो जाएगा r इनटू 2 थीटा लिख दो डायरेक्ट, है ना। अब देखो तो यहां से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा? 2d थीटा से 2d थीटा कैंसिल, मुझे टेंशन निकालना, r से r भी कैंसिल, इसको ले जाओ, ये जाएगा mv स्क्वायर बाय 2 पाई r, r नहीं आएगा बाय 2 पाई, सिंपल mv स्क्वायर बाय 2 पाई r, ये वाला r यहां पर आएगा, है ना। mv स्क्वायर बाय, और फोर्स यू भी mv स्क्वायर बाय r डायमेंशन मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको दूसरे अप्रोच से कैसे कर सकते हैं? हम मान लेते हैं कि हम यहीं बैठे होते हैं इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे बैठे होते हैं ऐसे, तो हमें सूडो फोर्स लेना पड़ता है। तो क्या होता है? सूडो फोर्स मिलता है बाहर की तरफ dm into r ओमेगा स्क्वायर, और जो टेंशन फोर्स है वो मिलता है अंदर की तरफ, तो ये जाएगा 2t sin d theta. Now the particle is in equilibrium with respect to this observer, which is sitting on the accelerated frame, non-inertial frame. तब भी नेट फोर्स जीरो था, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन है, यहाँ पर लेकिन नेट फोर्स जीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर t sin d theta is equals to dm r omega square। अभी आप देखोगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम ही आए हैं, सेम ही आते हैं, बरसों से सेम आए हैं, अभी भी सेम आया है और आगे भी सेम आएगा, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने कोनिकल पेंडुलम का। अब आपने सिंपल पेंडुलम देखी होगी स्कूल में, ये कोनिकल पेंडुलम है, थोड़ी सी अलग है। अब क्या करेंगे हम, यहां से हमने इसको सस्पेंड किया और इसको ऐसे घुमाया, आपको शायद फील होगा कि हाँ ये ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब इसको क्या करते हैं हम एक एंगल पे ले आते हैं और एंगल में ले जाके ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये गायब हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब ये बॉल यहाँ नहीं है, ये यहाँ चली गई और ऐसे घूमेगी, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेसिकली r है, क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन हमें l गिवन होता है यूजुअली लेंथ, दिस l इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा बना रही है, कितना बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करेंगे, ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे, ठीक बात है। चलो अब देखो हमें पता पड़ गया कि इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, और एक लग रहा है mg, सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक। देखो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स मत बोल देना, सेंट्रीपिटल फोर्स मत बोल देना, सेंट्रीपिटल फोर्स मत बोल देना, ठीक। सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं mg और टेंशन, ठीक। चलिए अभी एक्सेलरेशन की तरह टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, इसका मतलब अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं तो ये हो जाएगा t cos थीटा और ये वाला फोर्स हो जाएगा t sin थीटा। यहां पर t sin थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है, आया समझ। अब देखते हैं so the acceleration towards center equals to net force towards center divided by mass, that is nothing but t sin theta divided by mass।
तो अगेन राइट mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर एक ही बात है इक्वल्स टू t sin थीटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम तो नहीं था, x डायरेक्शन एक्सेलेरेशन था, लेकिन y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, equilibrium in y direction. If there is equilibrium in the y direction, I can write the net force acting on the particle should be zero in the y direction. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं upward force t cos theta, upward force क्या है t cos theta और downward force क्या है mg. So t cos theta must be equals to mg. बस खेल खत्म। अब देखो, अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, एंगल पूछ सकते हैं, जो पूछे जो मर्जी है, टेंशन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं t sin थीटा की वैल्यू लिखता हूं, t sin थीटा इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर एंड t cos थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों को डिवाइड करता हूं, जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g, राइट। तो ओमेगा की वैल्यू देगी g tan थीटा बाय r कर लो, राइट। अभी कई बार r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं गिवन होती है, तो क्या करें, ये l है तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी l cos थीटा और ये डिस्टेंस कितनी रहेगी l sin थीटा। तो r को मैं l sin थीटा भी लिख सकता हूं। जैसे मैं r को l sin थीटा लिखूंगा तो जाएगा l sin थीटा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहां से लिखेगा इक्वेशन नंबर 1 से कि sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टेंशन की वैल्यू यही रहेगी, डायरेक्ट इधर लिखता हूं टेंशन इक्वल्स टू ml ओमेगा स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टेंशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, ml ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओके ओके ओके। अब यहां पर मैं डालता हूं तो जाएगा g sin थीटा tan थीटा होगा sin थीटा बाय cos थीटा और ये जाएगा l sin थीटा, sin थीटा sin थीटा को मार दिया, मेरे पास ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, तो टाइम पर रहेगा टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है g बाय रूट ओवर l cos थीटा। ठीक, इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर ले जाने के बाद ये आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g। ये मेरा टाइम पीरियड है। ठीक, दिस इज टाइम पीरियड, कंफ्यूज मत करना, टेंशन नहीं, ये टाइम पीरियड है ना, इसको स्मॉल t, दिस इज टाइम पीरियड एंड दिस इज टेंशन। ओके, लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी लगेगी। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। Physics.